साल 1839 न्यूयॉर्क शहर के रिचफोर्ड टाउन में एक कपल के घर में एक बच्चे का जन्म होता है। इस दिन ये कपल बहुत खुश था क्योंकि ये उनका पहला बच्चा था। ये कोई साधारण बच्चा नहीं था। आगे चल के ये बच्चा कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में करेगा जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। ये बिजनेस में जो तरकीबें लगाएगा वो आगे चल के पूरी दुनिया में बिजनेस करने वालों के लिए एक ब्लूप्रिंट बन जाएगी। और एक समय पे ये पूरे अमेरिका का 90% ऑयल कंट्रोल करने लगा था और पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। इस बच्चे का नाम था जॉन डी रॉकफेलर। लेकिन रास्ता हमेशा से आसान नहीं था। इस बच्चे के जीवन में आगे चल के बहुत अंधेरा था। बचपन संघर्ष से भरा था। इसके पापा एक फेक सेल्समैन थे जो लोगों को नकली दवाइयां बेचते थे और माँ एक बहुत ही रिलीजियस औरत थी। जॉन के पापा एक मतलबी इंसान थे जो सिर्फ अपने आप से मतलब रखते थे। वो जॉन की माँ के होने के बावजूद भी दूसरी शादी करके उन पर चीट करते थे। ये अक्सर अपने बच्चों को झूठे वादे करते थे और उन्हें भी पूरा नहीं करते थे। एक बार अपने बच्चों के साथ खेलते समय उन्होंने जॉन को गोद में लेने के लिए हाथ फैलाया और जैसे ही जॉन ने छलांग लगाई वो पीछे हो गए और नन्हा जॉन नीचे गिर गया। और बचपन में ऐसे हार्श इंसिडेंट्स की वजह से ही जॉन ने सीखा कि लाइफ में किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है। इनके घर में पैसे की प्रॉब्लम शुरू से ही थी। हालांकि इसके पापा बहुत अच्छे सेल्समैन थे और अच्छा पैसा कमाते थे, लेकिन घर पे पैसे नहीं देते थे और वो अपने काम और दूसरी बीवी के साथ समय बिताने के लिए मोस्टली घर से बाहर ही रहते थे। तो जॉन घर का बड़ा बेटा होने के कारण अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है और अपनी माँ के साथ हाथ बटाता है। वो घर में टर्की पालते थे ताकि उसका मीट बेचकर कुछ पैसे कमा सके और कभी कभी तो आसपास के घरों में और जॉब्स भी करते थे। कुछ समय बाद जॉन के पापा उसकी माँ को कन्विंस कर लेते हैं कि वो उनकी दोनों वाइफ्स और सभी बच्चे घर में एक साथ रहते हैं और वो ओहायो के क्लीवलैंड शहर में मूव कर जाते हैं। और ये सारी चीज़ें देख के जॉन अपने फादर को नापसंद करने लगते हैं और कहते हैं कि मैं बड़ा होकर कभी भी ऐसा आदमी तो नहीं बनूंगा। जॉन के बचपन में आर्थिक तंगी होने के कारण ही उन्हें हमेशा से मन था कि वो जल्दी से जल्दी पैसा कमाना शुरू करें ताकि वो अपनी फैमिली से अलग होकर अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू कर सकें। जॉन बचपन में अक्सर बोला करते थे कि एक दिन वो लाइफ में $1000 कमाएंगे और 100 साल तक जिएंगे। जॉन हाई स्कूल तक तो अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन बनने के लिए वो ग्रेजुएट होने तक का वेट नहीं करना चाहते थे। फिर आता है जॉन की जिंदगी का सबसे खुशी का दिन, 25 सितंबर 1855। जॉन को एक कंपनी में बुक कीपर की जॉब मिल जाती है और उस समय वो सिर्फ 16 साल के थे। जॉन इस जॉब से इतने खुश होते हैं कि वो इसे हर साल जॉब डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। बस यहाँ एक प्रॉब्लम थी, जॉन की सैलरी बहुत कम थी, सिर्फ 50 सेंट्स पर डे। लेकिन इसने जॉन को कभी डिमोटिवेट नहीं किया। जॉन हमेशा से इस जॉब को लेकर बहुत प्राउड फील किया करते थे। बट इस कंपनी में जॉन के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उन्हें फ्यूचर बिलियनर बना दिया। हुआ ये कि एक दिन जॉन के मालिक को अपना पेमेंट वाला चेक मिला और वो इस चेक को अपने लॉकर में रखकर ही चले गए। जॉन तब वहीं पास में बैठे थे। उन्हें ये देखने की क्यूरियोसिटी हुई कि उनके बॉस को कितने पैसे मिले हैं। जॉन को लॉकर का कॉम्बिनेशन पता था। उन्होंने चुपचाप लॉकर को खोला और जब उन्होंने चेक निकाल कर देखा तो उनके होश उड़े के उड़े रह गए। वो चेक 3.5 लाख रुपए का था, जो कि उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट था। इसके बाद जॉन को बचपन से ही यकीन हो गया था कि उनका जन्म भी अमीर बनने के लिए हुआ है और इस चेक को देखने के बाद जॉन ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो भी एक दिन खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे और अपने बॉस की तरह अमीर बनेंगे। जॉन इस जॉब में बहुत मेहनत करते हैं। वो सभी कस्टमर्स के साथ बहुत पोलाइट रहा करते थे और उन्होंने लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बना लिए थे और यही रिलेशंस आगे चल के उन्हें अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। फिर आता है साल 1859। वो लोन लेकर अपने एक दोस्त मॉरिस क्लार्क के साथ एक ट्रेडिंग बिजनेस यानी कि प्रोड्यूस कमीशन फर्म शुरू करते हैं, क्लार्क एंड रॉकफेलर, जिसमें वो हे, मीट और ग्रेन की ट्रेडिंग शुरू करते हैं। और पहला साल ही बहुत फायदे में जाता है और वो अच्छा पैसा कमाते हैं। जॉन का बिजनेस अच्छा चल रहा था। फिर 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर हो जाती है। तब जॉन स्पेशल एक बंदे को उसकी जगह लड़ाई करने जाने के लिए पैसे दे देते हैं। वो अपने बिजनेस के लिए इतने डेडिकेटेड थे कि वो कहते थे कि अगर मैं चला गया तो बिजनेस पक्का बंद पड़ जाएगा, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुझे जाना चाहिए या नहीं।
अगर मैं वॉर में मर गया तो मेरा अमीर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। फिर इसी साल 1859 में एडविन ड्रेक नाम का बंदा अमेरिका में ऑयल डिस्कवर करता है। तब बहुत से लोग ऑयल के पीछे पड़ जाते हैं, जमीन से तेल निकाल निकाल के उसको आगे बेचना शुरू कर देते हैं। ऑयल ड्रिलिंग का बिजनेस बूम पे था और रॉकफेलर का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि उस समय तक इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय ऑयल लैंप्स चलते थे और व्हेल फैट से ऑयल बनाना पड़ता था, जो कि एक बहुत मुश्किल प्रोसेस था। तो जॉन ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम क्रूड ऑयल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला दें तो वो केरोसिन बन जाता है और ये व्हेल फैट ऑयल के मुकाबले ज़्यादा अच्छे से चलता है। और इसी के साथ जॉन ने सोचा कि ऑयल ड्रिलिंग का बिजनेस बहुत रिस्की है, कभी तेल मिला तो मालामाल और तेल नहीं मिला तो कंगाल। लेकिन रिफाइनिंग की डिमांड कांस्टेंट है, बिना रिफाइन किए तेल को यूज़ नहीं कर सकते। तो जॉन को लगता है कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये सब कर पाने के लिए एक ऐसा बंदा चाहिए जो केमिकल्स की समझ रखता हो। और यहाँ एंट्री होती है सैमुअल एंड्रूज की। एंड्रूज टेक्निकल रिफाइनिंग की नॉलेज प्रोवाइड करते हैं और रॉकफेलर फाइनेंस और मैनेजमेंट देखते हैं। तो 24 साल की उम्र में क्लीवलैंड शहर में जॉन अपना ऑयल रिफाइनिंग का बिजनेस शुरू करते हैं और इस कंपनी का नाम होता है क्लार्क रॉकफेलर एंड कंपनी। और 2 साल में ही वो अपने एरिया यानी क्लीवलैंड की सबसे बड़ी रिफाइनरी बन जाते हैं और प्रूव हो जाता है कि रॉकफेलर को रिफाइनिंग में जो पोटेंशियल दिखता था वो एकदम सही था। अब यहाँ से रॉकफेलर का रिफाइनिंग बिजनेस में बहुत मन लगने लग जाता है और वो इसी को अपना सारा टाइम और एनर्जी और पैसा देना चाहते हैं और अपने इसी बिजनेस को आगे और एक्सपैंड करना चाहते हैं। लेकिन क्लार्क ब्रदर्स और रॉकफेलर की लॉन्ग टर्म विजन मैच नहीं होती और उनमें डिसएग्रीमेंट शुरू हो जाती हैं। रॉकफेलर बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते थे, बड़े बड़े रिस्क लेना चाहते थे, लेकिन क्लार्क ब्रदर्स शायद ऐसा नहीं चाहते थे। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम इस फर्म को डिसॉल्व कर देते हैं और अपने आपस के बीच ही इसको ऑक्शन कर लेते हैं। और इसी के चलते 1865 में रॉकफेलर क्लार्क का शेयर $72,500 देकर खरीद लेते हैं और अपने दोस्त एंड्रूज के साथ नई फर्म बना के उसका नाम रखते हैं रॉकफेलर एंड एंड्रूज। ये रिफाइनिंग का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल जाता है। फिर रॉकफेलर दिमाग लगाते हैं कि अगर मुझे अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है तो सिर्फ रिफाइनिंग से काम नहीं चलेगा, मुझे प्रोडक्ट उनसे काफ़ी सस्ता बेचना पड़ेगा और कॉस्ट काटने के लिए मुझे अपने बिजनेस की हर एक स्टेज को जहां से मेरा प्रोडक्ट गुजरता है उसे कंट्रोल करना होगा। तो कैसा रहेगा अगर जिन वुडन बैरल्स में हमारा ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम खुद ही बना लें, तो हमें बैरल बनाने वाली कंपनीज को पैसा देना ही नहीं पड़ेगा। और वो ऐसा ही करते हैं, वो बैरल बनाने वाले प्लांट्स परचेज कर लेते हैं और साथ में खूब सारी ज़मीन भी, जहाँ से पेड़ काट के बैरल्स बनाने के लिए लकड़ी लाई जा सके। और ऐसा करने के बाद उन्हें एक बैरल की कॉस्ट $2.5 से कम होकर सिर्फ $0.96 आने लगती है और इससे वो अपने कॉम्पिटिटर से तेल काफ़ी सस्ता बेच पाते हैं। रॉकफेलर इसके साथ स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी खरीदते हैं ताकि वो स्टोरेज के लिए दूसरों पर डिपेंड ना रहें और इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकें। इसके बाद रॉकफेलर का एम्बिशन और बढ़ जाता है और वो अपना बिजनेस और एक्सपैंड करना चाहते हैं। उन्हें अब एक ऐसे पार्टनर की तलाश थी जो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और फिर उनकी मुलाकात होती है हेनरी फ्लैगर से और कंपनी बन जाती है रॉकफेलर एंड्रूज एंड फ्लैगर। आगे इसी तरह बिजनेस बढ़ता जाता है और आगे चल के 1870 में जाके बनती है स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ ओहायो। लेकिन रॉकफेलर के लिए इतना काफ़ी नहीं था। रॉकफेलर नंबर 1 बनना चाहते थे। क्रूड ऑयल को पेंसिल्वेनिया से ऑयल टैंक्स में ट्रेन पर रिफाइनरीज तक ट्रांसपोर्ट होता था और रेल कंपनीज को ट्रांसपोर्ट के अच्छे खासे पैसे देने पड़ते थे। रॉकफेलर बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स देता था, इसलिए उसने पेंसिल्वेनिया रेल रोड के साथ नेगोशिएट किया कि उसको शिपिंग रेट्स पर एक अच्छा खासा डिस्काउंट चाहिए और इससे वो अपने कॉम्पिटिटर से बहुत कम पैसे देते थे और उनसे काफ़ी सस्ता बेच पाते थे। इसको करने के लिए उन्होंने एक अंडरग्राउंड सीक्रेट कार्टेल भी बनाई जिसका नाम था द साउथ इंप्रूवमेंट कंपनी, जिसमें कि रॉकफेलर को मिट्टी के भाव दामों पर शिपिंग देनी पड़ती थी। लेकिन जैसे ही पब्लिक को और बाकी इंडिपेंडेंट रिफाइनर्स को इसके बारे में पता चलता है, बाजार में हल्ला मच जाता है और पब्लिक प्रोटेस्ट करने लगती है और बढ़ते प्रेशर के चलते रॉकफेलर को इससे बंद करना पड़ता है। अब बाजार में इसी कैओस और कंफ्यूजन के चलते 1872 में रॉकफेलर इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। वो फ्लैगर की हेल्प से अपने एरियाज़ की छोटी छोटी रिफाइनरीज को खरीदना शुरू करते हैं जिससे कि कंपटीशन पूरी तरह से ख़त्म हो सके।
वो छोटी छोटी रिफाइनरीज के ओनर्स के पास जाते थे और उनसे कहते थे कि अपनी रिफाइनरी मुझे बेच दो। और अगर कोई ओनर उनको बेचने से मना कर देता था तो रॉकफेलर तेल का दाम इतना गिरा देता था कि लॉस में ऑयल बेचना शुरू कर देता था, ताकि कस्टमर्स उसके पास आए, उसके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं। और इससे छोटे प्लेयर्स सारे बाहर हो गए। और इसी को हम इतिहास में क्लीवलैंड मैसेकर ऑफ 1872 के नाम से जानते हैं, जहां पे रूथलेसली रॉकफेलर ने अपनी ऑलमोस्ट सारी कॉम्पिटिटर फर्म्स को खरीद लिया था। अब रॉकफेलर को लोग एक विलन की तरह देखना शुरू कर देते हैं। लोगों को लगता था कि एक इंसान के हाथ में कुछ ज्यादा ही पावर कॉन्सेंट्रेट हो गई है, और अगर इसे नहीं रोका गया तो ये अपने फायदे के लिए कुछ भी करने लगेगा। क्योंकि जॉन अब सोच रहे थे कि रेल कंपनीज पर डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म ही कर दी जाए और अपनी खुद की पाइपलाइंस बिछा दी जाएं। टैंक्स में ऑयल ट्रांसपोर्ट करने की बजाय हम सीधा पाइप से ऑयल ट्रांसपोर्ट करेंगे। जनरल पब्लिक रॉकफेलर को एक बड़े शार्क की तरह देखने लगी थी कि वो छोटी मछलियों को बेरहमी से मारकर खा जाता है। कुछ लोग तो ये तक मानते थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो रॉकफेलर एक दिन पूरी दुनिया पे राज करने लगेगा। रॉकफेलर तेजी से बढ़ रहा था और वो एक क्लियर मोनोपोली एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाता है। इससे बचने के लिए वो कई लीगल लूपहोल्स ढूंढते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। फिर कुछ समय बाद आगे चल के एक जर्नलिस्ट स्टैंडर्ड ऑयल के सारे कारनामों को एक्सपोज करती है। एक्चुअल में इस जर्नलिस्ट के खुद के जो फादर थे वो रॉकफेलर की वजह से बर्बाद हो गए थे, और बदले की आग में ये इतने सालों तक सबूत इकट्ठे करती है और रॉकफेलर को एक्सपोज करती है कि कैसे उन्होंने रूथलेस तरीके से अपने कंपटीशन को खत्म किया था और रेल रोड्स के साथ अंडरग्राउंड डील्स की थी, और इसके साथ एक क्लियर मोनोपोली एस्टैब्लिश की थी। और कई सालों बाद आगे चल के 1911 में सुप्रीम कोर्ट जॉन के बिजनेस को एक कंप्लीट मोनोपोली डिक्लेयर कर देती है और ऑर्डर करती है कि उसे 34 टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। अब ऐसे समय पे सबको लगा कि जॉन का खेल खत्म, लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। इससे जॉन का फायदा ही होता है। 34 इंडिपेंडेंट कंपनीज हर स्टेट में अलग अलग फंक्शन करने लगती हैं और उसका कंबाइंड शेयर प्राइस काफी ज्यादा निकल के आता है, और इससे जॉन की नेटवर्थ और ज्यादा बढ़ जाती है। रॉकफेलर ने इससे डील करने के लिए भी एक लीगल लूपहोल ढूंढा। एक ही आदमी के लिए मोनोपोली बनाना इलीगल है। एक आदमी लीगली इतनी बड़ी कंपनी का मालिक नहीं हो सकता जिसका कि मार्केट शेयर 90% से ज्यादा हो, लेकिन एक ट्रस्ट के लिए नहीं। रॉकफेलर ने एक ट्रस्ट बनाया, एक ऐसी कंपनी जो करती कुछ नहीं है, बस बाकी कंपनीज को होल्ड करती है, और ये मॉडल कंपनीज द्वारा आज तक फॉलो किया जाता है। इन लोगों ने दिमाग लगा के एक ऐसा ब्लूप्रिंट दिया जो आज मॉडर्न कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की नींव बन गया। इसके बाद रॉकफेलर को लगा कि मेरी इमेज काफ़ी नेगेटिव हो गई है और मार्केट में काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट है, लोग मुझे एक विलन की तरह देखते हैं। तो वो अपनी इमेज वाइट वॉश करने के लिए रॉकफेलर फाउंडेशन बनाते हैं और एजुकेशन और मेडिकल रिसर्च के लिए खूब ग्रांट्स और डोनेशंस देते हैं। एक टैक्स बचाने का और अपनी इमेज वाइट वॉश करने का ऐसा मॉडल जो आज तक यूज किया जाता है। फिलैंथ्रोफी करो, चैरिटी करो, पेपर्स में डोनेशंस दिखाओ, जिससे लोगों को लगे कि तुम बहुत नेक इंसान हो और असल में तुम्हें टैक्स बचाने का मौका मिले। अगर आपको रॉकफेलर ट्रस्ट और रॉकफेलर फाउंडेशन पे एक वीडियो चाहिए कि इन्होंने इतना दिमाग लगा के एक स्ट्रक्चर तैयार किया, लीगल लूपहोल्स ढूंढे और कैसे मॉडर्न कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट दिया, ये सब जानना है कि कैसे बाद में कहाँ कहाँ डोनेशन की, एजुकेशन और मेडिसिन में कहाँ कहाँ योगदान दिया, तो ये अपने आप में एक बहुत लंबा टॉपिक है जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो लगेगी। तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ये थी जॉन डी रॉकफेलर की कहानी कि कैसे वो घोर गरीबी से बने दुनिया के सबसे पहले बिलियनेयर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करके बताना। तब तक के लिए बाय बाय।